बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लद्दाख से आए हुए एक जम्मे गफ़ीर ने दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए, सरकार के ख़िलाफ़ मुजाहिरे किए और सरकार के सामने अपने मांगों को उजागर करने की कोशिश की। दोस्तों, तारीख़ लद्दाख में ये पहली बार है कि लद्दाख से निकल कर बाहर दिल्ली जाकर लद्दाखी लोग अपने मांगों को उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि लद्दाख के मामला कितने गंभीर है। अगर सरकार ने वक्त पर ठोस कदम नहीं उठाए तो लद्दाख का फ्यूचर कुछ सही नजर नहीं आ रहा। शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा, लद्दाख को स्टेटहुड देना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो लद्दाख में 97% ट्राइबल पॉपुलेशन आबाद है। ऐसे में अचानक धारा 370 और 35A हटाने के बाद सरकार ने लद्दाख के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न का ऐलान नहीं किया है। इसी के चलते लद्दाख में पिछले 3 सालों से कोई नौकरी का ऐलान भी नहीं किया है और साथ ही साथ लैंड प्रोटेक्शन को भी हटाने के बाद नया कोई कानून लैंड प्रोटेक्शन के लिए अभी तक डिस्कस नहीं किया। इस नए यूटी में आम लद्दाखियों के लिए कोई कारामद चीज़ें अभी तक यानी 3 साल बाद भी नज़र नहीं आया है। जब लद्दाख में जलसे किए तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाई, जब जम्मू में किया तब भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगा। अब लद्दाखी मजबूर होकर दिल्ली पहुंच गए हैं। उम्मीद है इस बार कुछ असर ज़रूर होगा सरकार पर। करने आया हूँ। हमारा ये मानना है कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी जो संदेशा, हमारी जो मांग है उसको पहुंचने में कई सारी कारण रही होगी, जिसमें भाषा हो सकती है, जिसमें स्थानीय दूरी की वजह हो सकती है, जिसमें हमारी बीच की जो रिप्रेजेंटेटिव होती है उनको हमारी जो संदेश उन तक पहुंचाने में सक्षम न रही हो। इसीलिए आज लद्दाख वासी हजारों किलोमीटर चल के दूर आज इस देश की राजधानी दिल्ली के स्थान पर, जहां संसद भवन से 2 किलोमीटर मात्र दूर, यहां पर अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त करने आए हैं। लद्दाख वासियों की माननीय प्रधानमंत्री जी, जो यूनियन टेरिटरी आपने लद्दाख वासियों को प्रदान की है, वो यूटी जो विकलांग हो, जो अपाहिज हो, जिसके न सह हो न टांग न हाथ, माननीय प्रधानमंत्री जी आपको हमारी मन की पीड़ा सुनना पड़ेगा। यह बात सच है कि यूटी के अंदर जहां पे आज युवा परेशान है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है और इसी यूटी के अंदर नौकरशाही राज कर रहे हैं लोकतंत्र की आड़ में। माननीय प्रधानमंत्री जी, वो पीड़ा कि जिसे सुनाने के लिए इतनी दूर हम आए इस मंच से, कि आज ये बात सच है कि लद्दाख के अंदर पर्यटकों की भीड़ लगी है, लेकिन ये बात भी सच है कि कूड़ों की अंबार लगी है। वहां की पर्यावरण नष्ट हो रही है, पानी की कतरे कतरे बूंद के लिए वहां की जनता सिमट रही है, लेकिन वहां पर बेटे नौकरशाह हमारी आवाज पर जून की कान तक नहीं समझती। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये बात सच है। शायद आज हमें दिल की मन की पीड़ा के साथ बताना पड़ रहा है कि आज संसद भवन में कोई अपोजिशन लीडर लद्दाख की बात कर रहा है, लेकिन हमारे द्वारा चुनी हुई हमारा सांसद हमारी दिल की पीड़ा, हमारी बात को संसद में उठाना भी बेहतर नहीं समझता। माननीय प्रधानमंत्री जी, सवाल करिए, प्रश्न पूछिए उनसे कि वो लद्दाखियों की इन बात को आज तक। उसके बाद हमें पता चलने लगा कि ये तो उल्टा ही हो गया है, क्योंकि हमारा लेजिस्लेचर नहीं था, हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं था, हमारे लैंड को लेकर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, हमारे बच्चों की एजुकेशन को लेकर कोई प्रोटेक्शन नहीं था, उनके जॉब्स के लेकर प्रोटेक्शन नहीं था, हमारे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, हमारे कल्चर, ट्रेडिशन, कुछ को लेकर प्रोटेक्शन नहीं था। आज बहुत ही बदकिस्मती के साथ यह कहना पड़ रहा है कि लद्दाख जैसे एक पीसफुल, एक पुरानी जगह से लोग दिल्ली आने पे मजबूर हुए ताकि अपनी बात, अपने मुतालिबात यहाँ से सुनाए, सरकार सुने। मेरे एक दोस्त अक्सर ये शेर दोहराते हैं कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि बात कही न गई और बात सुनी न गई। और अब इस हादसे को, अब इस उलझन को खत्म करने के लिए हम अपनी बात कहने और आपको अपनी बात सुनाने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा गया कि अब लद्दाख के लोगों को विकास होगा, लद्दाख में डेवलपमेंट होगा, लद्दाख में लोगों को आइडेंटिटी मिलेगी, लोगों को अपनी शिनाख्त मिलेगी,
लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं लद्दाख के लोगों को मुसलसल ठगा जा रहा है, लद्दाख के साथ मुसलसल बिट्रेल है और लद्दाख के लोगों के साथ नाइंसाफी का खत्म न होने वाला एक सिलसिला जारी है। पिछले 3 साल के अंदर लद्दाख में इतनी तब्दीली हुई कि एक हमारे एलजी साहब को जो 60 बरस के हैं उन्हें तब्दील करके एक 80 बरस के एलजी साहब को वहां पे इस बार भेजा जा रहा है। हमने देखा इन 3 सालों में सरकार ने बातचीत के नाम पे डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए लद्दाख के लोगों को नफसियाती तौर पर ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और हमारे लोगों के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, हमारे लोगों की सादगी का फायदा उठाते हुए, शराफत का फायदा उठाते हुए हमारे लोगों को हमेशा मुख्तलिफ बहानों से टरकाया गया। आपको मालूम होगा लद्दाख में सरकार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर लोगों को लड़ाने में कोई कसर नहीं रखती। कभी आपको एसएससी का एक ऑर्डर निकलता है, फिर उस ऑर्डर को विड्रॉ किया जाता है। कभी आपको एक सर्विसमैन को लैंड अलॉट किया जाता है कौंसल की तरफ से, जिस कौंसल के लिए कहते हैं कि इस कौंसल के पास सारे पावर है, उस कौंसल के जरिए कहा जाता है कि हम ये लैंड अलॉट कर रहे हैं। वहां से प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि इसको रजिस्टर नहीं करना आपने रिकॉर्ड में। और आज हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख में डेमोक्रेसी नामी कोई चीज नहीं है। लद्दाख में पिछले 3 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। लद्दाख के लोग लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, उसे भी सरकार फुलफिल नहीं कर पा रही है। और तो और अब कोशिश की जा रही है वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए और कुछ कौशल भी है और वहाँ पे यूटी भी है। तो ये नहीं मालूम है कि इसको कौन सी पावर डिलीगेट है, ये तो पता में कौन सी पावर किसको कौशल को क्या पावर डिलीगेट किया हुआ है या यूटी क्या पावर डिलीगेट किसी से नहीं। ये किसी जगह भी है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी स्टेट में जो है ऐसा सिस्टम नहीं है निजाम में, बिल्कुल नहीं ऐसा निजाम। आपको जो है लद्दाख में मिलेंगे, यूटी भी मिलेगा, आपको कौशल भी मिलेगा और ये भी मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है, पावर किसको क्या डिलीगेट है, ये भी पावर आपको मालूम मिलेगा। यानी रियासत जितने भी आपके नजर अभी आए बहुत सारे कौशल से आपके जो है नॉर्थ ईस्ट में बहुत फैसिलिटी नहीं है बात। तो हम चाहते हैं हमने बात की, हमने बात रखी, हमने तालिबान रखा और हमने करगिल जो है एक स्टेट है आज के कभी भी हम लोग है शायद नहीं पहुंची, क्योंकि इसीलिए कोई न्योता नहीं आया है हमारे नेतागण को वार्तालाप के लिए भी कि हम वार्तालाप से फैसला करें कि क्या लद्दाख में होना चाहिए। इस डायलॉग के लिए, इस वार्तालाप के लिए भी अभी तक कोई न्योता नहीं आया। तो फिर मैंने ये ठीक समझा कि चाहे पहाड़ ही थे मगर बहुत दूर थे, तो शायद दिल्ली में पास जाके अगर दें, पार्लियामेंट से कुछ मीटर पर आके आवाज दें तो शायद वो सुनाई दे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी सरकार, जिन्होंने लद्दाख का ध्यान रखते हुए लद्दाख को इतनी पुरानी लगभग असंभव मांग जो कि यूनियन टेरिटरी देने की बात थी वो दी है, तो वो आनाकानी, वो कंजूसी नहीं करेंगे। उसके साथ जो आता है संरक्षण की बात, उसे देने में बढ़ गई है। तो इन्हीं 2 बातों पर मैं कुछ आपके सामने संदेश रखना चाहता हूँ। आपका कर्तव्य है, सिर्फ लद्दाख के 2-4 लोगों का नहीं, उनकी बारी आ जाइए, उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है गांव से बिना पानी के। कल को आपका पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित होगा। कहा जाता है कि हिमालय के ग्लेशियर्स पर 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जो कि दुनिया की 4थी आबादी है और पूरा उत्तर भारत सीधे या इनडायरेक्टली इन पे निर्भर करता है। तो इन्हें बचाए रखना, इन्हें संजोए रखना आप सबका भी कर्तव्य है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और इसमें हम एक तरफ सरकार से संरक्षण की मांग कर रहे हैं, नीति परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि लद्दाख जैसे संवेदनशील पहाड़ों को और वहाँ के लोगों को, उनके संस्कृति को, क्योंकि ये संस्कृति हजारों सालों में पनपा है इन पहाड़ों के साथ, तो यहाँ के लोग जैसी जीवन शैली व्यतीत करते हैं वो इस प्रकृति के संतुलन के साथ बहता है। तो ऐसे संस्कृति को बचाए रखना सिर्फ लद्दाख के लोगों का फर्ज नहीं है, दायित्व नहीं है, भारत का और दुनिया का दायित्व है। वैसे भी आज जो भारत में जनजातीय लोग रहते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के किनारे, उनसे बहुत बड़ी सीख है जो दुनिया को लेनी होगी। अगर हम आज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने का, तो वो बंबई और दिल्ली के इन हालात से कुछ दुनिया को सिखाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर दुनिया भारत से सीखे तो वो सीखे जो यहाँ की मौलिक ज्ञान है, जिसे इंडिजिनस नॉलेज
कहते हैं वो आज पर्वतों में, जंगलों में, आदिवासी जनजातीय लोगों में अभी भी निहित है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी संपदा है, जो कि दुनिया भर के लिए एक सीख हो सकती है। कैसे सादगी भरे जीवन में लोग खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। ये संतुष्टि का ज्ञान आज दुनिया को जरूरत है और उसके लिए दुनिया विश्व पूरा भारत की तरफ मुख कर सकता है। इसलिए भी इन पहाड़ों के लोगों का, उनके संस्कृति का, उनके ज्ञान की हमें कदर करनी चाहिए, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं। तो ये मैं कहना चाहता था पर्यावरण की दृष्टि से। अब दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र की दृष्टि से कहें तो आपको याद होगा 3 साल पहले लद्दाख एक यूटी बना था, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश, और हम सब बहुत खुश हुए थे क्योंकि हमने ये सोचा था कि जो हमने मांगी थी वही दिया जा रहा है। तो मांगा क्या था लद्दाख ने? मांगा ये था कि पहली बात यूटी विद लेजिस्लेचर, जहां पर यूटी हो, स्वायत्त हो, मगर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एक यूटी हो। यूटी विद लेजिस्लेचर, हर बार मैंने खुद देखा है पिछले 30 सालों में हमारे नेतागण जब भी मांग करते थे यूटी विद लेजिस्लेचर मांगते थे, तो ये जो हमें मिला यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, हमने सोचा शायद वो भी आ रहा होगा, इसलिए हमने इसे डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ऑटोनॉमी के रूप में देखा था कि विकेंद्रीकरण, स्थानीय लोगों को सशक्त करने की एक प्रक्रिया होगी। मगर बाद में हमें पता चला ये तो केंद्रीयकरण था। यहाँ तो जो हमारे कुछ प्रतिनिधि जाते थे जम्मू कश्मीर में, 4 MLA और 2 शायद MLC, वो भी समाप्त हुए, वो 0 पे पहुंच गया। जहाँ तक हिल काउंसिल की बात है, अभी आपने सुना उनके शक्तियां भी अब डाइल्यूट हो रहे हैं, हल्का और कमजोर किया जा रहा है। और वैसे भी जो हिल काउंसिल है उन्हीं में जनता के प्रतिनिधित्व है, मगर उनके पास लद्दाख के विकास में क्या हिस्सा हाथ में लगता है? गवर्नर साहब अपने हिसाब से, उनके सूझबूझ से, उनके समझ से, जो कि ज्यादा नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख से नहीं होते तो उन्हें समझ नहीं होती। 3-4 साल लगते हैं समझने में और 3-4 साल में उनके जाने का वक्त हो जाता है और कोई नया न समझ आके फिर समझना शुरू करे। तो ये हालत है लद्दाख के प्रशासन का। ये विकेंद्रीकरण नहीं था, ये एक केंद्रीयकरण निकला, इसका हमें बहुत दुख है। और हम उम्मीद करते हैं, देर है अंधेर नहीं है, कि लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेशन जरूर देंगे। जैसा जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे, तो लद्दाख में स्टेटहुड क्यों नहीं? लद्दाख ने क्या गुनाह किया है कि वो स्टेटहुड के काबिल नहीं है? तो आज लद्दाख के लोग हालात को देखते हुए फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई गलत कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक मान की बात होगी कि छोटे से छोटे, दूर से दूर प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी अपना हक लोकतंत्र के हिसाब से चलाने का मिलेगा और वो होगा स्टेटहुड। कुछ कहते हैं कि इतना छोटा प्रदेश स्टेट कैसे हो सकता है? जब सिक्किम स्टेट बना था तो 2-2.5 लाख की आबादी थी, तब अगर हो सका, वो भी आज से 50 साल पहले, तो आज क्यों नहीं हो सकता है लद्दाख के 3-3.5 लाख की जनसंख्या के साथ? ये कहते हैं ना, जगह दिल में होने चाहिए, तो ये दिल की बात है न्याय कानून से भी ज्यादा। और लद्दाख जिस तरह से एक अलग भौगोलिक परिस्थिति है, मैं तो कहता हूँ कभी कभी ये अलग ग्रह की तरह है, अनदर प्लेनेट compared to any place on this planet Earth. Ladakh comes closest to outer space, closest to another planet. तो ऐसे एक अलग भौगोलिक परिस्थिति को यहाँ के लोगों को अगर हम हक देते हैं, वो जैसे संचालन करें वैसे जैसे उन्होंने हजारों सालों से किया था, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बचाव और रखरखाव के साथ किया था, वैसे ही अगर करने दें तो क्या बुरा हम मांग रहे हैं? कभी किसी लद्दाख के शहरी ने, किसी सिटीजन ने ये नहीं कहा कि हम कहीं अलग होना चाहते हैं। वो तो बल्कि हमेशा से भारत के साथ और भारतीय सेना के साथ हर जंग में आप गिनिएगा आगे बढ़े हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो अपनी मुश्किलातों की वजह से मांग रहे हैं कि हमें अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य खुद निर्माण करने का अधिकार दिया जाए, तो कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस पर जरूर गौर करेंगे। ये थी लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र की जो दूसरी बात डेमोक्रेसी की मैं कहना चाहता था वो ये कि अगर लद्दाख को जो वादा किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, वो अगर पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास उठ जाएगा, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में। और भारत एक उदाहरण बन जाएगा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी होता है, लोगों के साथ मजाक भी होता है। वो क्यों?